नमस्कार, मैं सुमित सांगवान। ये मार्च का महीना है, वह सितंबर और अक्टूबर का महीना था। ये साल 2023 है, वह साल 2019 और 20 था। यह एक पूरे देश का विषय है, वह एक राज्य का विषय था। यह अमेरिका का विषय है, वह भारत का विषय था। आपको लग रहा होगा कि आज का वीडियो क्या अमेरिका और भारत के किसी कूटनीतिक, आर्थिक या राजनीतिक संबंधों के संदर्भ में होने वाला है, तो ऐसा नहीं है। अमेरिका और भारत का जिक्र आज के वीडियो में इसलिए नहीं आ रहा है कि इनके बीच कई दशकों से या कई वर्षों से, कई सदियों से कूटनीतिक संबंध रहा है। ऐसा आज के वीडियो का कोई मकसद नहीं है, उसका कोई लक्ष्य नहीं है। आज के वीडियो में अमेरिका और भारत का जिक्र एक ऐसे संकट के रूप में सामने आ रहा है या आने वाला है, जिस कारण से आज के वीडियो में अमेरिका और भारत का जिक्र जरूरी हो जाता है। क्योंकि बीते कुछ दिनों से अमेरिका और भारत को एक ऐसा संकट लगातार जोड़ रहा है या उसे लिंक कर रहा है, जिसको लेकर यह विषय निसंदेह अभी अमेरिका तक का है। लेकिन आज की बदलती परिस्थितियों में और वैश्विक स्तर पे दुनिया के बदलते मापदंडों पे इसे किसी एक देश तक सीमित नहीं रखा जा सकता है। क्योंकि बीते दिनों खबर आती है कि अमेरिका के बैंक डूबने लगे। इनमें सबसे प्रमुख नाम सिलिकॉन वैली बैंक का है, उसके बाद सिग्नेचर बैंक का है और बीते दिनों इसमें क्रेडिट स्विस का नाम भी शामिल हो गया। ये तीनों महत्वपूर्ण बैंक या वित्तीय संस्थाएं अमेरिका की आर्थिक प्रगति से लेकर अमेरिका के आर्थिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रही हैं। सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के डूबने से प्रश्न यह खड़ा होता है कि क्या दुनिया मंदी की ओर जा रही है? क्या दुनिया आर्थिक रिसेशन के एक नए दौर में प्रवेश कर रही है? ठीक वैसा ही आर्थिक रिसेशन जो आज से कई वर्षों पहले सन 2008 में भी दुनिया में देखा गया था। उस दौरान भी इस रिसेशन की शुरुआत अमेरिका से हुई थी, जिसने धीरे धीरे समूची दुनिया को, भारत को छोड़कर अपनी चपेट में ले लिया था, अपने आगोश में ले लिया था। और उसका गवाह इतिहास भी है। और वर्तमान में जब भी ऐसी कोई घटना है या ऐसी कोई संकट किसी भी देश के ऊपर आते हैं, चाहे वो देश विकसित हो या प्रगतिशील मुल्क हो, किसी भी तरह का देश हो, ये प्रश्न खड़े होते हैं कि क्या दुनिया 2008 के उन मंजर का गवाह बनेगी। अभी ये कहना अतिशयोक्ति होगी, लेकिन इस पे बात करनी जरूरी हो जाती है। आपकी स्क्रीन पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की प्रतिक्रिया भी आपको दिख रही होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ये मान रहे हैं कि बैंक डूब रहे हैं। शायद वो राजनीति में थोड़े नए हैं, हालांकि ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि जो बाइडेन 2008 से 2017 के बीच, जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे या उसके बाद जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तो उस दौरान जो बाइडेन बराक ओबामा के प्रशासन में उपराष्ट्रपति थे, यानी वाइस प्रेसिडेंट थे। तो यानी जो बाइडेन राजनीति में कोई नए व्यक्ति नहीं है, वो बहुत पहले से अमेरिका की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। लेकिन शायद उन्हें राजनीति के बदलते दौर की और मापदंडों की उतनी जानकारी नहीं होगी, नहीं तो वो ये भी कह सकते थे ना कोई बैंक डूबा है, ना कोई बैंक डूबा हुआ है। आपको ये वाक्य सुनकर लग रहा होगा कि ये कुछ सुना सुना सा प्रतीत होता है। ये सुना सुना सा प्रतीत होता है क्योंकि ये भारत के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 2019 और 20 का कालखंड आज भी बहुत लोगों को याद है, क्योंकि हम तो आपसे संवाद एक कमरे के जरिए कर रहे हैं। लेकिन इन वर्षों में ये जो हमने आपके सामने गिनाए 2019 और 2020, इस दौरान भारत के 2 बैंकों के बाहर लोगों की लंबी कतार इस रूप में लगी थी कि उनके बैंक संकट में थे। इसमें लक्ष्मी विलास बैंक से लेकर यस बैंक कब नो बैंक बन गया, ये पता नहीं चला। एकाएक एक दिन खबर आती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने इन दोनों बैंकों पर मॉनिटोरियम लगा दिया है और इनसे पैसा निकालने की जो सीमा है वो बहुत छोटी कर दी है, उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उसे प्रतिबंधित कर दिया, एक सीमा को तय करते हुए प्रतिबंधित कर दिया। जिसके बाद लोगों की लंबी लंबी कतारें लग गई। किसी का लाख जमा था, किसी का लाखों जमा था, सबके पैसे जमा थे, लेकिन हर किसी के मन में यही सवाल था कि क्या अपना पैसा उन्हें वापस मिलेगा। लेकिन उसको लेकर भारत में जो प्रतिक्रिया रही और आज अमेरिका के संकट को लेकर जो अमेरिका में प्रतिक्रिया है वो बहुत अलग है, उसमें बहुत फर्क आ जाता है। और यह फर्क आज इसलिए रेखांकित करना जरूरी हो जाता है क्योंकि यह फर्क किसी सत्ता के
आने या जाने के ऊपर निर्भर नहीं करता, यह किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर भी निर्भर नहीं करता, यह किसी व्यक्ति विशेष के सत्ता में बने रहने या उसके सत्ता से विदा होने पर भी निर्भर नहीं करता। ये आप समझ लीजिए। यह विषय यदि जिस प्रकार हमने वीडियो की शुरुआत में कहा कि भारत और अमेरिका को लिंक कर रहा है, क्योंकि भारत में बीते वर्षों में बैंक के संदर्भ में हुए फ्रॉड और बैंक के संदर्भ में हुए घपले घोटालों से लेकर बैंकों के संदर्भ में उनका कमजोर होने का एक श्रृंखला सी रही है। पीएनबी बैंक से लेकर यस बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक की एक तमाम परिस्थिति भारत के सामने थी, जिसके बाद लक्ष्मी विलास बैंक और इससे संबंधित बैंकों का विलय भी कर दिया गया, यानी विलय भी हो जाता है, लेकिन भारत के लोगों को कोई खबर इस बारे में नहीं होती है। आप में से बहुत लोगों को आज इस वीडियो के जरिए ही शायद पता चल रहा होगा कि लक्ष्मी विलास बैंक को 2020 के दरमियानी दौर में विलय कर दिया गया। क्या अमेरिका के बैंक भी अब विलय होंगे? ये सवाल हो सकता है। ये सवाल अमेरिका के अर्थशास्त्रियों के सामने भी है, अमेरिका के नीति शास्त्रों के सामने भी है, यह सवाल अमेरिका की सत्ता के सामने भी है, अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने भी है। लेकिन वो इस बात से पीछे नहीं हट रहे हैं। वो ट्विटर के जरिए अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त कर रहे हैं और ये मान रहे हैं कि संकट है। वो ये नहीं कह रहे कि ना कोई बैंक डूबा है, ना कोई बैंक डूबा हुआ है। इस पंक्ति को बहुत ध्यान से अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में इस पूरे वीडियो के दौरान रखिएगा। ना कोई बैंक डूबा है, ना ही कोई बैंक डूबा हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि इस पंक्ति को बार बार कहने के पीछे का निहितार्थ क्या है, इसको बार बार दोहराने के पीछे का मकसद क्या है। इसको दोहराने के पीछे का मकसद बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पंक्ति इस बात की ओर रेखांकित करती है कि किसी भी देश में जब संकट आता है तो क्या उस संकट से के सामने आंख बंद कर लेना संकट का निवारण हो सकता है? आप कहेंगे नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है। भारत के संकट में हम कह सकते हैं कि ये संकट को निवारण के लिए या किसी भी संकट का यदि आपको सामना करना हो तो आप ये कह सकते हैं ना संकट है, ना संकट हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति आज हम आपको बता रहे हैं, ना संकट है, ना संकट हुआ है। क्योंकि 2019 और 2020 महाराष्ट्र के लक्ष्मी विलास बैंक और उसके साथ ही यस बैंक की परिस्थितियों से शायद आप अब भूल गए हैं, क्योंकि जनता भूल जाती है, नागरिक याद रखता है। ये जो बंटवारा है, इसे बंटवारा ना कहकर जो डिफरेंशिएशन है, जो इनके बीच, जो इनको एक दूसरे से अलग करता है, जो नागरिक को जनता से अलग करता है, जनता को नागरिक से अलग करता है, वह यह है, जनता भूल जाती है, नागरिक याद रखता है। और नागरिक को याद है कि 2019 और 20 के दौरान जब यस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक ऐसी ही परिस्थितियों में आए थे, जब वे डूबने लगे थे, तो उसके बाद सरकार की प्रतिक्रिया कुछ इस रूप में रही थी, कोई संकट की बात नहीं है, ये होता रहता है। यानी एक तरह से अपनी बात को कहकर निकल जाना। जनता तब भी कतार में खड़ी रही जब मंत्री नहीं बोले थे, जब मंत्री बोले, वित्त मंत्री बोली, उसके बाद भी जनता कतार में खड़ी रही, किसी ने जनता की सुध नहीं ली। अच्छी बात है कि अमेरिका के राष्ट्रपति कम से कम जनता को यह आश्वासन दिलाने के लिए मीडिया का सामना कर रहे हैं और वो ये बात कह रहे हैं कि अगर बैंक में संकट है तो उसे सुलझाया जाएगा, उसका निवारण किया जाएगा। लेकिन जैसा हमने कहा, वो शायद राजनीति के बदलते मापदंडों को नहीं समझते हैं। वो ये कह सकते थे जब संकट नहीं है तो डरना किस बात का, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं कही। अब तक अमेरिका के किसी भी व्यक्ति के द्वारा या व्यक्तियों के द्वारा, समूहों के द्वारा यह भी नहीं चलाया जा गया ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे हैशटैग के रूप में यह भी नहीं चलाया गया, संकट कुछ भी हो आएगा तो जो बाइडेन ही। भारत में आप कह सकते हैं कि हिंदी में वो क्यों लिखेंगे, तो आप इसको अंग्रेजी में इसका तर्जुमा कर दीजिए, लेट एनीथिंग हैपन अल्टीमेटली जो बाइडेन विल कम। लेकिन ऐसा अभी देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि भारत में यदि ऐसा कुछ होता तो शायद अब तक देखने को मिल जाता, हम नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन ये क्या दिखाता है, ये एक ऐसी परिस्थिति की ओर एक ऐसी परिस्थिति की ओर इशारा करता है, एक ऐसी परिस्थिति को आपके सामने बयां करता है जहां संस्थाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अमेरिका में राष्ट्रपति से लेकर तमाम वित्तीय संस्थाएं अब इस बात की ओर कार्य करने में जुटी हुई हैं कि कैसे यदि ये बैंक कमजोर हो रहे हैं या डूब रहे हैं तो इसमें पहला लोगों के पैसे को बचाया जाए, दूसरा यदि ये बैंक डूब रहे हैं तो इन्हें कैसे उभारा जाए, और तीसरा क्या इन बैंकों के प्रभाव से उनके समानांतर चल रहा कोई और बैंक भी इसकी जद में आ सकता है। क्योंकि जो शुरुआत सिलिकॉन वैली बैंक के रूप में हुई उसमें सिग्नेचर बैंक भी उसकी जद में आया और कुछ ही दिनों के बाद क्रेडिट स्विस भी उसकी जद में आ गया। क्रेडिट स्विस से याद आया, आपकी स्क्रीन पर एक खबर चल रही है। यह खबर भारत के एक प्रतिष्ठित अखबार इंडियन एक्सप्रेस के जरिए आई है। इंडियन एक्सप्रेस विदेशी नहीं है, ये भारत का ही अखबार है, इसे समझ लीजिए।
अडानी समूह को लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने बीते दिनों एक बहुत ही महत्वपूर्ण खुलासा किया और उसमें रक्षा सौदों में किस प्रकार अडानी समूह शेल कंपनियों का न सिर्फ प्रयोग कर रहा है बल्कि उसके जो प्रमुख हैं गौतम अडानी, उनके भ्राताश्री यानी उनके बड़े भाई विनोद अडानी किस रूप में शेल कंपनियों के जरिए रक्षा सौदों में न सिर्फ महत्वपूर्ण उसमें जो बोली लगाई जा रही है उसको ना सिर्फ जीत रहे हैं यानी बिडिंग जीत रहे हैं, बल्कि उसमें गलत तरीके से या पीछे के रास्ते से पैसे का लेन देन करके अपना कार्य बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये खबर मीडिया में दबा दी जाती है, किसी को पता नहीं चलता, शायद आपको भी पता नहीं चला हो जो अखबार पढ़ते हैं या नहीं भी आप पढ़ते, क्योंकि अखबारों के लिए भी अब कहा जाता है या पहले एक दौर में अखबारों के संदर्भ में कहा जाता था जो छपकर बिका करते थे अखबार आज बिककर छपा करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति रही है। जो छपकर बिका करते थे अखबार वो आज बिककर छपा करते हैं। तो जब बिककर यदि अखबार छपेंगे तो ऐसी खबरें दबा दी जाएंगी, खबरें दबा दी गई। लेकिन अडानी समूह को लेकर बीते दिनों से भारत की संसद ठप है, लेकिन इस बार संसद अडानी समूह के साथ साथ अपमान, सम्मान और बदनाम के प्रश्न पर भी ठप है। राहुल गांधी को लेकर हमने बीते वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया था कि उनके अमेरिका में, माफ कीजिए, लंदन में दिए गए एक लेक्चर और एक भाषण को लेकर भारत की संसद इन दिनों गरमाई हुई है। सत्ता पक्ष के लोग, भारत की जो सत्ता पक्ष है वो मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी माफी मांगे क्योंकि उन्होंने देश का अपमान किया। अब एक दूसरी बात, पूरी दुनिया, ये दुनिया अब एक ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था है, यानी एक देश पर यदि चाहे सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव यदि पड़ता है तो वह देश पे जो प्रभाव पड़ता है वह प्रभाव दूसरे देशों पर भी समानांतर तौर पे चाहे कम, ज्यादा, थोड़ा या बहुत पड़ता है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार अमेरिका के बैंक कमजोर हो रहे हैं, डूब रहे हैं, तो क्या ये कहा जा सकता है कि अमेरिका भी राहुल गांधी के साथ मिल गया है कि हम अपने बैंकों को डुबो देते हैं ताकि भारत पे भी उनका असर पड़े और भारत रिसेशन में चला जाए? शायद आने वाले दिनों में यह तर्क भी कर दिया जाए, क्योंकि जब अमेरिका के बैंक यदि डूब रहे हैं तो भारत के बैंकिंग प्रणाली को लेकर भी चर्चा जरूरी इस रूप में हो जाती है, क्योंकि बीते कुछ वर्षों से भारतीय बैंकों का जो इतिहास रहा है, जिस श्रृंखला में वो इन दिनों खड़े पाए जाते हैं, जहां पता नहीं चलता वो कब डूब जाए, कब सिकुड़ जाए, कब टूट जाए, तो ऐसी स्थिति में भारत के बैंकों को लेकर भी चिंता व्यक्त की जानी चाहिए, की जानी भी चाहिए, लेकिन कोई व्यक्त करता नहीं है क्योंकि सबको लगता है जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। कहानी, किस्से, कहानियों में बहुत अच्छा लगता कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, लेकिन जैसा हमने पहले भी कहा, यदि कहने वाली हर बात धरातल पे उतर सकती तो चाहे वो बात खराब होती या अच्छी होती वो धरातल पे उतर जाती, लेकिन जो कहा जाता है जरूरी नहीं वो सच हो या उसी रूप में जमीन पे उतर जाए। तो आप कहते तो रहिएगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन उनसे पूछिए जो कतार में खड़े होते हैं। आप तो खड़े नहीं होते क्योंकि आपको व्हाट्सएप से फुर्सत नहीं है, आपको व्हाट्सएप पर भ्रामक खबरों के प्रचार प्रसार से फुर्सत नहीं मिलती। हम ये मिडिल क्लास के लिए कह रहे हैं, भारत का मध्यम वर्ग जो बैंकिंग प्रणाली पर सबसे ज्यादा निर्भर करता है वही इन खबरों से सबसे ज्यादा खुद को दूर रखता है। कोई कारण हो सकता है, हम वो कारण जानते हैं लेकिन बताना नहीं चाहते, आप समझ सकते हैं। यानी कि अमेरिका की संवैधानिक संस्थाएं सक्रिय रही, लेकिन भारत की संवैधानिक संस्थाएं किसी भी विषय के संदर्भ में बीते कई वर्षों से सक्रिय नहीं रही। देश की सर्वोच्च न्यायालय शिवसेना के विषय पर राज्यपाल के संदर्भ में यह बात मुख्य न्यायाधीश के द्वारा कही गई कि राज्यपाल को क्या जरूरत आन पड़ी एक सरकार गिराने की, और क्या यदि सरकार गिराई जा रही है तो क्या उस कार्य में राज्यपाल भी शामिल होंगे, यानी राजभवन भी उसमें शामिल होगा। यह बात देश का सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है, लेकिन मिडिल क्लास को इससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छी बात है, नहीं पड़ना चाहिए। आज के वीडियो का जो मकसद रहा या ये जो बताने का, बैंकिंग के जरिए शुरुआत हमने बैंक से की थी, लेकिन बैंकिंग व्यवस्था के आशय आज उस आप बात को समझिए कि संवैधानिक संस्था यदि किसी देश की संकुचित या कमजोर हो जाए या वो उस रूप में अपना कार्य ना करें जिस रूप को करने के लिए संविधान उन्हें ना सिर्फ शक्तियां प्रदान करता है बल्कि उनको एक दायित्व देता है, उनको स्वायत्तता प्रदान करता है। यदि संवैधानिक संस्थाएं उस रूप में काम नहीं करें तो अंततः कुछ भी नहीं निकलता है। अडानी समूह को लेकर बीते कई महीनों से जनवरी 25, 2023 से लगातार खबरें आ रही हैं, रिसर्च आ रही है, एनालिसिस आ रहे हैं, आर्टिकल आ रहे हैं, डेटा आ रहा है, जानकारी आ रही है, लेकिन अडानी समूह पे आज तक एक जांच तक नहीं हुई।
ना जांच का आश्वासन है, ना जांच को लेकर कोई तरह किसी भी रूप में कोई सुबुगाहट भी सुनाई नहीं देती है। कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कमेटी भी इस बात की जांच करने के लिए बैठी है कि सेबी के द्वारा क्या जो शेयर मार्केट के लिए जो नियमावली बनाई गई है या गाइडलाइंस बनाई गई है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम कायदे कानून बनाए गए हैं, क्या उनका पालन नहीं हो रहा। लेकिन सवाल सेबी से आगे बढ़कर इस रूप में भी है, क्या अडानी समूह कानून का पालन कर रहा है। भारत में व्यापार को लेकर स्वतंत्रता सभी को प्राप्त है। जो लाभ अंबानी के लिए है वही बिरला के लिए है, वही अंबानी के लिए है जो अडानी के लिए है, वही महिंद्रा के लिए है, वही जितनी भी कंपनियां सभी के लिए वो लाभ फायदे उपलब्ध हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है कि एक समूह इतनी तेजी से आगे बढ़ता है कि वो भारत के स्ट्रेटेजिक इलाकों तक में प्रवेश कर जाता है, और ना सिर्फ प्रवेश करता है बल्कि उसके प्रवेश को लेकर हिंडनबर्ग को आप कह सकते हैं कि वो एक विदेशी है, वो फॉरेनर है, वो एक शॉर्ट सेलर है, जिसे भारत की देसी भाषा में आप सटोरिया कह सकते हैं, यानी जो सट्टा लगाता है, अपनी किस्मत पे सट्टा लगाकर पैसे कमाता है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस तो विदेशी नहीं है, भारत का अखबार है। आपातकाल के दौरान उसकी रिपोर्टिंग को लेकर आज भी उसकी प्रशंसा की जाती है। रामनाथ गोयनका ने उसकी संस्थापक सदस्य के रूप में उसकी शुरुआत की थी। उस अखबार की बात यदि एक अखबार आज के दौर में भी यदि एक अखबार ऐसी खोजी पत्रकारिता करके खबर लेकर आता है तो क्या उस पर जांच नहीं होनी चाहिए? क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? क्या इतना भी जानना इस देश का हक नहीं है? मिडिल क्लास को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको तो अपनी 2 वक्त की रोटी चाहे ना मिले लेकिन व्हाट्सएप जरूर मिलते रहना चाहिए। आप व्हाट्सएप में लगे रहिए। व्हाट्सएप अमेरिका के लोगों के पास भी है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। व्हाट्सएप पूरी दुनिया में फैला हुआ है, लेकिन अमेरिका के लोग आज यह बात शेयर नहीं कर, आज इस बात को लेकर या ये बात शेयर नहीं कर रहे होंगे कि बैंक डूबने के फायदे क्या होते हैं। नहीं तो हमारे देश में मौजूदा वक्त की यदि परिस्थिति देखें तो अमेरिका का मीडिया, चाहे कोई भी पक्ष का मीडिया हो, वह सवाल कर रहा है कि ये बैंक अगर आज डूबे तो क्या सरकार को नहीं पता थी? क्या राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रशासन इस बात से अनभिज्ञ था कि बैंक इस कमजोर परिस्थिति की ओर बढ़ रहे हैं? हर चैनल अपने लिहाज से प्रश्न कर रहा है, लेकिन भारत की परिस्थितियों में यस बैंक और नो बैंक जब वो बना, यस बैंक जब नो बैंक बना तो सवाल गायब कर दिए गए। किसी मीडिया संस्था ने सवाल नहीं किया कि सरकार क्या कर रही थी, किसी भी मीडिया संस्था ने सवाल नहीं किया, अपितु मीडिया संस्थाओं ने उन्हीं लोगों को कटघरे में खड़ा कर दिया। आप क्यों कतार में खड़े हैं? सही बात थी, वो कतार में खड़े होने की बात नहीं थी। जितना मिल रहा उतना कम से कम उसका आभार तो व्यक्त करना चाहिए था, हैशटैग चलाना चाहिए था। थैंक यू नहीं चलाया, गलत किया, चलाना चाहिए था। हम आज भी कह रहे हैं हैशटैग चलाना चाहिए था, लेकिन शायद अमेरिका के लोग भी थोड़े अनभिज्ञ हैं, उन्हें भी नहीं पता, उन्हें भी चलाना चाहिए। लेकिन वहां के राष्ट्रपति शायद नहीं चाहते कि मेरे पक्ष में इस तरह का हैशटैग चलाया जाए। थैंक यू जो बाइडेन। कहने का तात्पर्य यह है, जहां नागरिक और संवैधानिक संस्थाएं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करती हुए सिर्फ कहती नहीं है बल्कि दिखती भी हैं। जैसे न्याय के लिए कहा जाता है, जस्टिस शुड नॉट ओनली सेड टू बी डन बट सीम्ड टू बी डन। न्याय सिर्फ होते हुए कहा नहीं जाना चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। इसी तरह संवैधानिक संस्थाओं का होना ही लोकतंत्र नहीं है, उनका कार्यरत रहना भी लोकतंत्र की प्राथमिक शर्त है। लोकतंत्र यदि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपनी बुनियादी शर्त के रूप में प्रस्तुत करता है तो वही लोकतंत्र अपनी संवैधानिक संस्थाओं के दायित्व और संवैधानिक संस्थाओं के जो उनका महत्व है, जो उनकी उपस्थिति का लक्ष्य है, जो उसके पीछे की सोच रही, उसको लेकर भी वह उसे अपनी बुनियादी शर्त में लोकतंत्र शामिल करता है। इसलिए आज आपको ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि अमेरिका में जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को नहीं कोसा। ये जरूर कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के समय से ही ये कमजोरियां आ रही थी, लेकिन यह नहीं कहा कि सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हुआ। लेकिन शायद भारत से उन्हें सीखना चाहिए। वैसे भी अब भारत का जो नया स्वरूप बन रहा है, हम विश्व गुरु की दिशा में जब बढ़ रहे हैं, तो जो बाइडेन को ये कहना चाहिए था, एवरीथिंग हैपेंड बिकॉज ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन वो ऐसा नहीं कह सके। भारत में तो कह दिया जाता है कि इसके जिम्मेदार मनमोहन सिंह हैं। 2008 में जब अमेरिका के कारण और अमेरिका के केंद्र बिंदु में होते हुए पूरी दुनिया में जब मंदी आई और भारत पे उसका असर नहीं पड़ा, तो मनमोहन सिंह ने रेटोरिकली कहा था
तंज के रूप में कहा था कि आज हम इस स्थिति में कि हम अमेरिका के लोगों को भी भारत में नौकरी दे सकते हैं। क्या आज ये कहा जा सकता है? कहने को कहा जा सकता है, लेकिन धरातल पे उतर सकता है? कहा नहीं जा सकता। आप सोच रहे होंगे कि विषय तो अमेरिका से शुरू हुआ था, लेकिन हम भारत पे आ गए। भारत पे इसलिए आए हैं क्योंकि भारत बहुत प्यारा देश है, हम सबका देश है, हम सब इस देश के नागरिक हैं। जनता नहीं, नागरिक हैं, सिटीजन हैं, इस देश के नागरिक हैं। और नागरिक होने के नाते ये हर किसी का दायित्व होता है कि अपने देश को लेकर कम से कम न्यूनतम चिंताएं तो व्यक्त करे। वो ये प्रश्न करे कि जो संकट, जिस रूप में यदि एक देश जो संपूर्ण रूप से विकसित श्रेणी में आता है, यदि उसका बैंक इतनी प्रशस्त और सशक्त व्यवस्था होते हुए भी डूब रहा है, डूब सकता है, तो क्या भारत को चिंता नहीं करनी चाहिए? क्या सिर्फ यह कह देने से कि भारत पे इसका असर नहीं पड़ेगा विषय समाप्त हो जाता है? मिडिल क्लास के लिए जरूर हो जाता है, लेकिन वह नौकरी पेशा लोग, हम मिडिल क्लास में हालांकि नौकरी पेशा लोग भी हैं, लेकिन नौकरी पेशा लोग फिर भी अपनी नौकरी के प्रति के दायित्व को और मेहनत को थोड़ा समझते हैं, इसलिए हम उनको संबोधित कर रहे हैं। आम आदमी पूरी जिंदगी अपनी पूंजी को, अपने पैसे को बैंक में इस उम्मीद के साथ रखता है, इस भरोसे के साथ रखता है कि जो सुरक्षा घर में नहीं है वह बैंक में मिलेगी। और जब वो बैंक डूबता है तो सिर्फ एक संस्था के रूप में एक बैंक नहीं डूबता है, उस बैंक में जमा तमाम खाता धारकों के रूप में एक उम्मीद डूबती है, एक आश्वासन टूटता है, एक विश्वास डगमगाता है, एक भरोसा नेस्त नाबूद होता है। और इसलिए संकट को सिर्फ कह देना कि संकट नहीं है, न संकट है न संकट होगा, समस्या समाप्त नहीं होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का ट्वीट हम आपको फिर इसलिए दिखा रहे हैं कि आप जानिए, और अपने देश के हुक्मरानों के ट्वीट हमने खंगालने चाहे नहीं मिले, हमने खंगालने चाहे लेकिन नहीं मिले। कहां मिलते जब थे ही नहीं। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति कम से कम ये बात तो स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ संकट है और हम इसे सुलझाएंगे। आप किसी चिकित्सक के पास चले जाइए और चिकित्सक को अपनी बीमारी बता दिए, चिकित्सक कहेगा इलाज हम कर देंगे, लेकिन आप ये तो मानिए बीमारी है, वो कह दे बीमारी नहीं है लेकिन हम फिर भी देखेंगे। आप क्या देखेंगे जब आप मान नहीं रहे बीमारी है? ये एक उदाहरण के रूप में है, लेकिन इसके उदाहरण की गंभीरता, इसकी गहराई को समझना नागरिक का कर्तव्य है, नागरिक बोध की प्राथमिक शर्त है। अब इस वीडियो के जब अंतिम पड़ाव में हम आ पहुंचे हैं तो यह समझना हर किसी के लिए जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी पे कमेटी बनाई तो सिर्फ इसलिए बनाई क्योंकि आज के चीफ जस्टिस एक रीढ़ की हड्डी दिखा रहे हैं। इनसे पूर्ववर्ती चीफ जस्टिस भी रीढ़ की हड्डी दिखा रहे थे, लेकिन सवाल तो आज हर एक नागरिक के दिल में है, हर एक नागरिक के मन में है। क्या जस्टिस एन.वी. रमन्ना से पहले के रहे मुख्य न्यायाधीशों के दौर में, यह और सरल कर दीजिए, जस्टिस खेहर, चीफ जस्टिस खेहर से लेकर जस्टिस रमन्ना के कार्यकाल शुरुआत होने के बीच के दौर के रहे न्यायाधीशों से यह उम्मीद की जा सकती थी? इतना लंबा पॉज जो हमने लिया, जो हम रुके, ये उत्तर है। इसको आप समझ सकते हैं। संवैधानिक संस्थाएं जब रीढ़ दिखाती हैं या जब संविधान के द्वारा, रीढ़ का अर्थ यह नहीं है कि सिर्फ सत्ता पक्ष के विरुद्ध रीढ़ दिखे, ऐसी बात नहीं है, गलत के खिलाफ रीढ़ दिखे। बात यह है क्या जांच नहीं होनी चाहिए? क्या अडानी कानून से ऊपर है? क्या अडानी कानून है? क्या अडानी भारत है? क्या अडानी भारत की तकदीर है? क्या अडानी भारत में सब कुछ है? क्या अडानी भारत का पर्याय है? अगर ऐसा है तो इससे बड़ी त्रासदी किसी लोकतांत्रिक मुल्क के लिए नहीं हो सकती कि वह एक पूंजीपति के इर्द गिर्द इतना सिमट गया है कि उस पूंजीपति के संदर्भ में रिपोर्ट पर रिपोर्ट, आर्टिकल पे आर्टिकल, विश्लेषण पे विश्लेषण, डेटा पर डेटा आया जा रहा है, लेकिन जांच के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है, सन्नाटा है। और हम मान सम्मान अपमान के नाम पर संसद को ठप किए हुए हैं। यह इस देश की प्राथमिकताएं हैं, यह इस देश की प्रायोरिटीज हैं, यह इस देश की विकासशील यात्रा है,
ये किस रूप की यात्रा हम कर रहे हैं, जहां हम एक पूंजीपति के इर्द गिर्द इतना सिमट गए हैं कि हम इतने प्रोटेक्टिव हो गए हैं, उस पूंजीपति को लेकर इतने डिफेंसिव हो गए हैं कि एक पूंजीपति यदि ढह जाएगा, यदि भड़बड़ा कर गिर जाएगा तो हम गिर जाएंगे। जी नहीं, भारत किसी पूंजीपति के महतहत रहने वाला देश नहीं है। यह देश नागरिकों के नागरिक बोध पर टिका हुआ था, आज भी टिका हुआ है और आने वाले दिनों में भी नागरिक बोध के बूते दुनिया के सामने सशक्तता के साथ टिका था, है और रहेगा। यह किसी पूंजीपति के इर्द गिर्द सिमटने वाला देश ना कभी था, ना कभी है, ना कभी रहेगा। इस देश ने धीरूभाई अंबानी को भी गले लगाया, मुकेश अंबानी को भी गले लगाया। इस देश ने आनंद महिंद्रा को भी गले लगाया। इस देश ने अजीम प्रेमजी को भी गले लगाया। इस देश ने राहुल बजाज को भी गले लगाया। इस देश ने तमाम कंपनियों को गले लगाया, क्योंकि ये देश सबको अपना मानता है। लेकिन ना धीरूभाई अंबानी भारत थे, ना मुकेश अंबानी भारत है। और जब वो भारत नहीं है तो इसका सीधा अर्थ है अडानी भारत नहीं है। लेकिन यह बात जनता को समझ नहीं आएगी, क्योंकि जनता के लिए अडानी भारत है, नागरिक के लिए भारत एक देश है, एक व्यक्ति नहीं, एक संपूर्ण देश जिसकी सीमाएं कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक, गुवाहाटी से गांधीनगर तक फैली हुई है। और उस सीमा के प्रति हर भारतीय के भीतर का नागरिक बोध, हम जनता का जिक्र नहीं कर रहे हैं, हर भारतीय के भीतर का नागरिक बोध ये कहता है कम से कम जांच तो होनी ही चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी ही चाहिए। यदि गलत नहीं किया, यदि छापेमारी के संदर्भ में कहा जाता है यदि कुछ गलत नहीं किया तो डरना क्यों, तो अडानी के संदर्भ में यदि जांच की मांग की जाती है यदि कुछ गलत नहीं किया तो डरना क्यों, ये पूछा जाना चाहिए। लौट चलिए वीडियो की शुरुआत में। अमेरिका के बैंक डूब रहे हैं तो राष्ट्रपति कह रहे हैं संकट है, इसे सुलझाया जाएगा। भारत के बैंक जब संकट में थे तो कहा गया ना कोई संकट है, ना कोई संकट होगा, और यदि कोई आपको समस्या है तो पूर्ववर्ती सरकारों से पूछिए, मनमोहन सिंह से पूछिए। आज के वीडियो को समाप्त करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्तियां याद आती हैं जो उन्होंने इसी संसद में कही थी, जिसे आज ठप किया गया है। अटल जी ने कहा था सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। और अटल जी की पंक्तियों का ही निहितार्थ निकालते हुए ये कहा जा सकता है किसी भी देश का लोकतंत्र, किसी भी देश की परिस्थितियां किसी व्यक्ति विशेष के इर्द गिर्द सिमट कर नहीं रह सकती, फिर वह चाहे अडानी हो या कोई भी हो। क्योंकि संवैधानिक संस्थाएं जिस भी देश की जहां भी उनमें रीढ़ होगी वह देश सशक्तता के साथ लोकतंत्र को जिएगा, और जिस देश की संवैधानिक संस्थाएं अपनी रीढ़ की हड्डी को झुका देंगी या बिल्कुल समर्पित कर देंगे, उस देश का नागरिक कब जनता बदल या कब जनता के रूप में तब्दील हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, उस देश के संदर्भ में फिर कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, जनता तालियां बजाती है, नागरिक समीक्षा करता है। पुनः सुनिए, जनता तालियां बजाती है, नागरिक समीक्षा करता है। अमेरिका के डूब रहे बैंक और भारत की परिस्थितियों को समानांतर खड़े करके देखिए, संवैधानिक संस्थाओं में रीढ़ कहां बची हुई है, कहां नहीं बची हुई है। यह बात हम भारत की इस पावन भूमि पर, पवित्र सरजमी पर रहकर कह रहे हैं, कोई विदेश में नहीं कह रहे हैं, जो इस वीडियो के लिए भी संसद को ठप कर दिया जाए। इसी के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण विषय पर, विश्लेषण पर, किसी महत्वपूर्ण परिस्थिति पर। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सुझाव बताइए। सुधार लोकतंत्र में हमेशा हुए हैं और लोकतंत्र सुधार करने के एक मार्ग को सदैव खुला रखता है।
इसी भावना के साथ कि संवाद यूं ही बना रहे, संवाद यूं ही बरकरार रहे, आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और पुनः सुनिए, जनता तालियां बजाती है, नागरिक समीक्षा करता है। और इस पंक्ति को गांठ बांध लीजिए और याद रखिए, क्या याद रखिए? जनता तालियां बजाती है, नागरिक समीक्षा करता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।